नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आप इसे पूरा जरूर देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 5/12 खाली स्थान के बराबर होगा। तो 5/12 को हम लिख सकते हैं 0.4166, ये रिपीट हो रहा है, यानी हमारे पास हो गया 0.416 पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा, बार हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित ग्राफ विभिन्न महीनों के दौरान अरविंद द्वारा की गई बचतों को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दिए गए सभी महीनों के लिए अरविंद की औसत बचत कितनी है। तो सभी महीने की पूछ रहा है, तो सभी महीने के जोड़ के जितना जो बचत है उतने महीने में डिवाइड कर दीजिए। यानी यहाँ हो जाएगा औसत बचत बराबर 375 प्लस 300 प्लस 325 प्लस 425 प्लस 450 प्लस 425 हो गया, अब प्लस 500। अब बटा कितना है, 7 महीने के, तो 7 से डिवाइड देंगे। जब सबको ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 2800 हो जाएगा और 7 से भागा दे देंगे, आ जाएगा कितना, 400। यही औसत बचत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि 0.4:x समानुपात x समानुपात 6.4 और x ग्रेटर देन 0 हो, x का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ 0.4/x बराबर हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा x/6.4। यहाँ से अगर सॉल्यूशन करेंगे तो x² बराबर हो जाएगा 0.4 गुना 6.4, x बराबर हो जाएगा √0.4 गुना 6.4, यानी हो जाएगा 8 गुना 2/10 बराबर 1.6 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, √21 प्लस √19 माइनस √6 प्लस 3 को हल करें। आइए इसे जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, तो ये √21 प्लस 19 6 3 9 के अंडर रूट करेंगे तो ये कितना, 3 के बराबर हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो 21 प्लस क्या होगा, 4 हो जाएगा, यानी √25 ये हो जाएगा कितना, 5 के बराबर। आंसर हो जाएगा बी। व्यंजक 2/5/7 का 7 + 9 गुना 2 प्लस बड़ी कोष्ठ 15/6 भागा 5/18 माइनस 24/12 को हल कीजिए। यहाँ बोर्ड मास को यूज करके हल करना है। तो आइए सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा कितना, 2/5/7 का 25 हो जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, 7 कितना हुआ, 25। अब प्लस हो जाएगा ये 5/2 गुना 18/5 माइनस 2 हो जाएगा। और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/125/7 प्लस 9 माइनस 2। और फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 7/125 अब प्लस क्या हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा 14/125 अब प्लस 7 बराबर 889/125। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का वर्णन करता है। बाएं हाथ का नियम है कि यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को फैलाए ताकि वे परस्पर लंबता हो। अब अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हो तो मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा बताती है और अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग मोटर के लिए और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग जनरेटर के लिए किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम तब लागू होता है जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और इसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा जानने के लिए किया जाता है। धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती है। ऊतकों तक पहुँचने पर वे बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिकाएँ। धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती है। ऊतकों तक पहुँचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें
केशिकाएं कहा जाता है। रुधिर केशिकाएं बहुत महीन होती हैं, इनके भित्ति की मोटाई केवल 1 कोशिका जितनी होती है। नेक्स्ट है, एक विद्युत आवेश 10 एमहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन कर रहा है, उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास एन जो दिया हुआ है 10 गुना 10 के पावर 6 हर्ट्ज दिया हुआ है। प्रकाश का वेग c बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर फार्मूला क्या होता है, वेग बटा आवृत्ति। क्या होता है, वेग बटा आवृत्ति। वेग कितना है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 है, और आवृत्ति कितना है, 10 गुना 10 के पावर 6 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 3 गुना 10 बराबर आ जाएगा कितना, 30 मीटर। आंसर हमारे पास आ जाएगा तरंगदैर्घ्य बी 30 मीटर। आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो आयनिक यौगिक समानता भंगुर होते हैं और दाब आरोपित किए जाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, बिल्कुल सही। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ये सही है। वैद्युत संयोजी यौगिक समानता जल में विलय होते हैं और पेट्रोल में विलय होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, ये गलत है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। आयनिक यौगिकों के धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्लभ आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, ये कथन गलत है। SA नोड जो विद्युत उद्दीपन उत्पन्न करता है तथा हृदय मांसपेशी के बीच नियंत्रण स्थापित करता है, कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दायां अलिंद। SA नोड जो विद्युत उद्दीपन उत्पन्न करता है तथा हृदय मांसपेशियों के बीच नियंत्रण स्थापित करता है, दायां अलिंद में स्थित होता है। SA नोड को हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है और AB नोड को हृदय का पेस सेंटर कहा जाता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं और हृदय जो है वो पूरे शरीर में रक्त को पंपिंग करता है। 5000 kg पर मीटर स्क्वायर घनत्व और 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, जहाँ g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है, और आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। तो हो जाएगा हमारे पास क्या, आयतन बराबर हो जाएगा भार बटा g गुना 5000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। भार दिया हुआ है 10.8 न्यूटन बटा 10 गुना 5000। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो 1.08 बटा हो जाएगा कितना, 5000 हो जाएगा। उसके बाद और आगे सोल्व 0.000216 गुना 10 के पावर 3 ग्राम GM पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी और से छोटा करेंगे तो 2.16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.16। आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। CH3COOH क्या है, तो यह है एसिटिक अम्ल। CHCl3 क्या है, तो यह है क्लोरोफॉर्म। CH3CH2OH क्या है, तो वो है एथेनॉल। और CH4 जो है हमारे पास वो क्या है, तो वो है मीथेन। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो है बी। अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह क्या कहलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, वनस्पतिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार के जिसमें जड़ें, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है। जब संततियों यानी पौधे की उत्पत्ति नर एवं मादा युग्मों के संयोग या निषेचन के बिना होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में प्लॉट्स और को इस तरह रूप में लिखा जाता है, प्लॉट्स को इस रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्रूट्स को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर PLOTS है और ये है TUPMQ है। अब P से +1 करेंगे तो हमारे पास जो है क्या होगा, MS नहीं है, MQ है, Q हो रहा है। अगर उसी तरह का है L से हम +1 करते हैं तो M होता है, O से +1 करते हैं तो P होता है, T से +1 करते हैं U होता है, और S से +1 करते हैं तो T होता है, यानी +1 करके तिरछे किया गया है। उसी तरह अगर हम FRUITS को लिखेंगे तो F से +1 करेंगे तो G होगा, R से +1 करेंगे तो S होगा, U से +1 करेंगे तो क्या होगा, V होगा, I से तो J होगा, T से +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो वो हो जाएगा U, और S से तो ये होगा T। आंसर निकल कर आ जाता है ऑप्शन बी। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 5 और 35 की अगर हम देखते हैं तो यह है गुना 7 किया हुआ है। अगर उसी तरह हम 19 में कितना करेंगे तो हो जाएगा, तो 19 गुना अगर 23 करते हैं, 19 गुना 23, इसमें से 23 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 437। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर सीधे से देखना है, 19 को अगर गुना करेंगे 23 से तो हो जाएगा 437। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ है कितना, यह है 23, 33, 57, 101 और 171 है। अगर 23 से 33 गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है। 33 से 57 है तो ये 24 है, और 57 से 101 है तो ये 44 डिफरेंस है। 101 से ये कितना हो जाएगा, 171, तो ये डिफरेंस है 70 का। अगर इन दोनों के बीच देखते हैं तो ये है 14 का, इन दोनों के बीच है 20 का, इन दोनों के बीच कितना है, 44 और 70 के बीच 26 का है। 14 से 20 कितना, 6 का है, यहाँ से 6 का है। तो इसी तरह अगर 3 सीरीज में गया है, देखेंगे एक और 6 जोड़ेंगे, 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32। अब 32 में से कितना, 70 में जोड़ेंगे तो 102, और 171 में 102 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 273। यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर परस्पर बदलेंगे तो हमारे पास जो आएगा, किसे सरलीकरण करने के लिए, तो 570 गुना 8 भागा 240 प्लस 75 माइनस 15 बराबर 79। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीचे दिए गए वेन आरेख में आयत पुरुष कर्मचारी को, पंचभुज गाना पसंद करने वालों को लोगों को, और वृत्त नृत्य पसंद करने वाले लोगों को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के लोगों को संख्या दर्शाती है। उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं पसंद करते हैं। तो एक तो हो जाएगा 12 जो पसंद करता है, और एक होगा 10। तो दोनों के जोड़ के 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। आंसर हमारे पास आएगा बी। नवंबर दिसंबर 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। COP28 सम्मेलन की अध्यक्षता UAE के सुल्तान अहमद अल जाबेर के द्वारा किया गया था। और COP29 2024 कहाँ होगा, तो ये होगा अजरबैजान में। कहाँ, अजरबैजान के बाकू में। अजरबैजान के जो है ये बाकू में होगा। और COP30 का कहाँ होगा सम्मेलन, तो ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील में होगा। ये कब होगा, 2025 में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होने के कारण प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। फरवरी 2024 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। चुनाव आयोग जो है अनूप पांड्या, अनूप गोयल ने सेवानिवृत्त और त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रपति ने 2 नए चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट है 3/4, 5/7, 7/9 और 1/12 का महत्तम समावर्त क्या होगा। तो अगर भिन्न का महत्तम समावर्त निकालना है तो जो अंश का हमें क्या निकालना होगा, अंश का यानी ऊपर वाला का महत्तम समावर्त निकालना होगा, और नीचे वाला को हर का हमें LCM निकालना होगा। तो अंश का निकालेंगे 3, 5, 7, 1 का HCF तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM नीचे वाला को 4, 7, 9, 12 को निकालेंगे तो ये 252 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा C। A और B किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन A शुरू करते हुए कार्य पूरा करने में A और B का कितना समय लगेगा। तो A का जो है वो कार्य है 18 दिन में, और B का जो है वो 12 दिन में। दोनों को अगर हम LCM लेते हैं तो कितना हो जाता है, 36। इसका क्षमता 2 है, इसका क्षमता 3 है।
अब पहला दिन जो है वो ए काम करता है 2 क्षमता से, दूसरा काम करता है बी 3 क्षमता से, यानी 5 टोटल क्षमता हो गया। अब अगर दोनों 7 दिन करेगा तो 7 गुना 5 तो हो गया, 7 दिन कर रहा है तो 35 मतलब हमारे पास काम हो गया। टोटल दिन आ गया कितना, 7 दिन किया है, अल्टरनेट किया है, तो ये 14 दिन तो हमारे पास हो गया। अब बच गया एक काम, जो कौन करेगा, वो ए करेगा, क्योंकि फिर से ए से शुरू हो जाएगा। तो ये कितना लगेगा इसका, तो इसका लगेगा हाफ दिन, यानी हमारे पास जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 14 दिन तो वो हो गया, तो 14.1/2 हो गया हमारे पास आंसर, यानी 14.5 दिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात क्या है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 7:5 समानुपात 3:x, तो चौथे समानुपाती बराबर हो जाएगा 5 गुना 3/7, यानी 15/7 हो जाएगा, ये चौथे समानुपाती। और दूसरे में कह रहा है 7 और 13 के तीसरे समानुपाती, तो तीसरे समानुपाती बराबर हो जाएगा, तीसरे समानुपाती कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुना 13/7, यानी हो जाएगा ये 15/7, अब बटा हो जाएगा कितना, 169 होता है, 13 गुना 13/7। जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो 15:169 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि संख्या ए बराबर 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या बी 12 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगी। आइए इसे सोल्व करते हैं। अगर प्रश्न में कह रहा है क्या कि ए बराबर 18x है, बी बराबर 12y है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18x के स्क्वायर माइनस 12y के होल स्क्वायर, यानी 324 x स्क्वायर माइनस 144 y स्क्वायर बराबर 36, कॉमन ले लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन, तो वो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि की जाती है तो प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। माना कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो क्या है, 100 है, छूट प्रतिशत कितना है, तो 10% है। अब कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो क्या है, माना कि वस्तु क्रय मूल्य x है, लाभ उस पर कितना कमा रहा है, 5% का रहा है। अब प्रश्न में है x गुना 100 प्लस 5/100 बराबर 100 गुना 100 माइनस 10/100, तो यहाँ से x का हल करेंगे तो 90 गुना 100/105 बराबर 85.71 होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 85.71 हो गया। अब वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुना 5/100, 100 गुना नहीं 100 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5% की वृद्धि करा अंकित मूल्य पे, यानी 100 ये 5 कर रहा है। फिर आगे सोल्व करेंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास हो जाएगा 105 गुना 100 माइनस 5/100 और गुना 100 माइनस 5/100, क्योंकि क्रमिक छूट दे रहा है, तो ये हो जाएगा 94.762%। तो हमारे पास लाभ कितना निकल जाएगा, यहाँ से अगर हम लाभ निकालते हैं लाभ, तो ये हो जाएगा 94.7625 और माइनस खरीदा कितना में था 85.71 बटा हो जाएगा 85.71, तो ये परसेंटेज आज गुना 100 भी कर दीजिए परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 10.5%। आंसर जो आएगा वो सी आ जाएगा 10.5%। एक बार हमें क्रय मूल्य निकालना है x मान के, फिर वस्तु का क्रय मूल्य जब निकल जाएगा तो वस्तु के अंकित मूल्य जो 5% बढ़ाया है वो निकालेंगे, और वस्तु का विक्रय मूल्य है जितना तो वो निकालेंगे, क्योंकि उस पर 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तब हमें लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक उपकरणों का उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा शेष सभी कथन सत्य है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उससे देरी के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। इनका कोई अनुषंगी प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये गलत है, साइड इफेक्ट इसका होता है, तो आंसर हो जाएगा बी।
तीसरा है इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है, बिल्कुल सही। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी सही है। तो गलत इसमें से है वो है बी। किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n कोषों की संख्या है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 2 इंटू n के पावर स्क्वायर द्वारा निरूपित किया जाता है, जहाँ n कोषों की संख्या। अगर n बराबर 1 हो जाएगा इसमें भरा जाएगा 2 गुना 1 के पावर है 2। अगर n बराबर 2 है, कक्षा का नाम अगर l है तो 2 गुना 2 के पावर स्क्वायर बराबर 8। अगर n बराबर 3 है, कक्षा m में कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 3 के पावर 2 यानी 18। n बराबर 4 है तो ये हो जाएगा 2 गुना 4 के पावर स्क्वायर बराबर 32। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का भरना बोर-बेरी के सिद्धांत द्वारा नियमित होता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ग्लाइकोगॉन का अति स्रावन से होने वाला रोग। ग्लूकागॉन के अति स्रावन से होने वाला रोग है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकागॉन के अति स्रावन से ग्लाइकोसूरिया नामक रोग होता है। रुधिर में ग्लूकोज की घटी हुई मात्रा को समान करने हेतु ग्लाइकोजेन एवं वसा के विखंडन का प्रेरक हार्मोन ग्लूकागॉन है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। ग्लूकोज का मूत्र में उत्सर्जन ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है और इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन अग्न्याशय की एंडोक्राइन ऊतक से स्रावित होने वाले हार्मोन है। नेक्स्ट है माध्यमों 1, 2 और 3 के अपवर्तनांक क्रमशः है 1.50, 1.36 और 1.54। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः v1, v2 और v3 है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो माध्यमों में प्रकाश की चाल m प्रोपोर्शनल टू होता है 1/c जो कि वेग है, यानी μc बराबर क्या हमारे पास होता है, नियत होता है। तो μ3 ग्रेटर देन μ1 ग्रेटर देन μ2 है, तो v2 ग्रेटर देन v1 ग्रेटर देन v3 होगा। आंसर निकल के आ जाएगा बी। कोई वस्तु 20 सेकेंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 200 मीटर की दूरी के लिए 30 सेकेंड का समय लगाती है, तो वस्तु की औसत गति कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले वस्तु के औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी s1 प्लस s2 है और कुल समय t1 प्लस t2 है। तो कुल है 200 प्लस 200 और समय कितना लगाया 20 प्लस 30 यानी 400 बटा 50 यानी 8 मीटर पर सेकेंड। औसत चाल कुल दूरी एवं कुल समय का अनुपात होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है f1 फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण f2 फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से d दूरी पर रखा गया है। अनंत से आता हुआ एक किरण पुंज उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण के इस संयोजन पर टकराता है और अनंत को वापस हो जाता है। तो दूरी d का मान क्या हो जाएगा। यहाँ कह क्या रहा है कि देखिए ये हमारे पास जो है वो उत्तल लेंस है और यहाँ पर जो है वो क्या है, अवतल दर्पण है। प्रकाश जो है वो कहीं आ रहा है अनंत से और ये यहाँ से टकरा के ये फिर जो है वो वापस यहीं से चल जा रहा है। इधर से प्रकाश आ रही है और ये टकरा के हमारे पास ये इधर तो आ रही है लेकिन वापस फिर इधर चली जा रही है। यही प्रश्न में कह रहा है। जहाँ ये हो रहा है ये बीच यहाँ कर लीजिए, ये सी है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो f1 है और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 2f2 हो गया। तो कह रहा है कि जो दूरी है इन दोनों का वो d का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा f1 प्लस 2f2। आंसर हो जाएगा c, क्योंकि ये वापस टकरा के कहाँ से जाएगा, वो c से ही जाएगा। आंसर होगा c। संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में इनमें कौन सा कथन सत्य है, तो हो जाएगा इनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होता है। वह हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं के उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। नेक्स्ट है नॉक-नी सिंड्रोम क्या होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोराइड विषाक्तता के कारण। फ्लोराइड विषाक्तता के कारण नॉक-नी सिंड्रोम होता है। नॉक-नी सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपके घुटने के अंदर की तरफ हो जाना। नॉक-नी सिंड्रोम को मेडिकल विज्ञान में जेन्यू बेलगम कहते हैं। आर्सेनिक विषाक्तता को चिकित्सीय भाषा में आर्सेनिकोसिस कहते हैं। और जल में फ्लोराइड की मात्रा 1 से 1.5 ppm के बीच होना चाहिए।
अगर जल में फ्लोराइड की मात्रा 0.5 से कम होता है तो दंत क्षरण होता है, और यदि जल में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 से 3 के बीच होता है तो दंत फ्लोरोसिस होता है। और कैल्शियम विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। और पारा विषाक्तता के कारण मीनामाता रोग होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। असंगत आकृति का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वो है 4 रेखा समानांतर नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प की रेखा जो है वो समानांतर हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके पैटर्न को पूरा करेगी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि संख्या 7, 2, 5, 1, 4, 3, 6, 8 के प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने सम अंक होंगे? अब उपयुक्त संख्या में से सभी अंक से 9 घटाने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? तो वो हो जाएगा 2, 7, 4, 8, 5, 6, 3, 1। ये नई संख्या है और इसमें से कह रहा है कि बनी संख्या कितने सम अंक होंगे। तो यहाँ पर सम देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उस विकल्प का आकृति चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो चलिए इसे देखते हैं कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ सकती है, क्या आ जाएगा? तो यहाँ 6 गुना अगर 3 करते हैं प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 6 गुना 3 प्लस 1 है। उसी तरह 12 × 4 = 48 प्लस 1 करेंगे तो 49 होगा। और 21 और 84 के अगर हम 21 गुना 4 करते हैं, 4 से गुना करते हैं तो 84 प्लस 1 करेंगे तो 85। आंसर हमारे पास होगा डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खाली स्थान में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। आंसर हो जाएगा ए। 2017 में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। 3 तलाक को तलाक ए बिद्दत कहा जाता है और इसे इंस्टेंट तलाक या मौखिक तलाक भी कहते हैं। 3 तलाक पीड़ित महिला सायरा बानो ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। नेक्स्ट है, भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण खाली स्थान उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, मानसून गर्त। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। नेक्स्ट है, यदि 5√5x³ - 81√3/3 भागा √5x - 3√3y बराबर इतना है तो 6a + b - √15c का मान क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इस कैलकुलेटेड प्रश्न है, आइए इसे सोल्व करते हैं। तो प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है 5√5 - 81√3/3 बटा दिया हुआ है √5x - 3√3y, और ये कितने के बराबर है? तो ये है 1x² + by² + cx का। चलिए इसे और सिंपल फॉर्म करते हैं। तो √5x के होल क्यूब लिख सकते हैं -3√3y के होल क्यूब लिख सकते हैं बटा ये लिख सकते हैं √5x - 3√3y लिख सकते हैं, और ये तो लिख देना है ax² + by + cx by² + cx/। जब इसे और तोड़ेंगे a क्यू - b क्यू के फॉर्म में तो हमारे पास आ जाएगा कितना? √5x - 3√3y × 5x² + 3 √15xy + 27y² बटा हो जाएगा √5x - 3√3y। एक तरफ तो आ गया, बाकी ये डायरेक्ट उधर लिखा जाएगा ax² + by² + cx/। जब इसे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना? तो 5x² + 3√15xy + 27y² बराबर ax² + by² + cx/। अब a से यहाँ से हो जाएगा 5, b हो जा रहा है 27 और c हो रहा है 3√15। तुलना करने पर हमारे पास निकल जाए। अब बस इसमें मान रख दीजिएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। देखिए मान रखते 6 × 5 + 27 - √15 गुना 3√15।
इसे बस सोल्व करना है, आ जाएगा मान 12। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा बराबर 0 और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच अगर थीटा हो तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। तब प्रश्न में कह रहा है 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा = 0 कर रहा है। यहाँ 4 इधर लिख लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा -cos थीटा = 0 कर देते हैं। अब ये 4 - 2 हो गया प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा = 0 हो जाएगा। और आगे सोल्व करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा प्लस 2 इधर करते = 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा cos थीटा प्लस 2 = 0। और आगे इसे सोल्व करेंगे तो 2 cos थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा cos -2 और -1 कॉमन लेंगे तो cos थीटा -2 हो जाएगा = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos थीटा -1 इंटू होगा cos थीटा -2 = 0। जब इसे निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा हाफ या cos थीटा बराबर = 2 होगा, क्योंकि cos थीटा का अधिकतम मान एक ही हो सकता है। तो cos थीटा है तो हाफ का मान क्या होगा, cos 60 डिग्री का मान, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। हमारे पास 60 डिग्री आ गया है। अब हमें मान रख देना साइन थीटा प्लस टेन थीटा में मान, यानी साइन 60 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा टेन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 और साइन 60 के √3, यानी हो जाता है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 3√3/2। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न तालिका में विभिन्न आयु समूहों का एक राज्य की कुल जनसंख्या प्रतिशत दर्शाती है। आयु समूह वर्षों में ये है, जनसंख्या प्रतिशत में। कह रहा है प्रत्येक 50,000 व्यक्तियों में से 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या हो जाएगा। तो जो अभी संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000 है, उसमें से 31 + 5.25, क्योंकि ये हो गया 31 + 5.25 अब प्लस कौन हो गया, वो 14.25 यहाँ तक, क्योंकि 35 वर्ष से कम आयु का रहा है तो 14.25% इतना का निकाल देना है। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 50,000 का जोड़ के 50.50%, यानी ये आ जाएगा 25,250। सही आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसकी माध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा दीजिए। तो 16, 19, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 41, 45 और 50 है। और n बराबर यहाँ पदों की संख्या कितना है, 12 है। तो माध्यिका बराबर 12 में n/2 और कौन होगा एक n/2 + 1 होगा। क्या होगा ये n/2 + 1 पद होगा जो कि माध्य होगा, यानी होगा ये छठा प्लस 7वां जो पद है उसका माध्य होगा। क्या होगा, माध्य होगा। तो छठा हमारे पास 32 है या 7वां 34 है, उसे 2 से भागा दे देना है, तो यानी 66/2 यानी 33। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात बराबर क्षेत्रफल का अनुपात, यानी 2 के स्क्वायर बटा 3 के स्क्वायर बराबर 48 बटा क्या हो जाएगा x। x का मान हो जाएगा 48 × 9/4 यानी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक V वोल्टेज वाले बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है तो V का मान क्या होगा। तो पहले तो श्रेणी क्रम है तो R इक्विवेलेंट बराबर हमारे पास क्या होगा, तो 2 + 3 + 5 ये जुड़ जाएगा क्योंकि ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो ये हो जाएगा 10 ओम का। अब कह रहा है कि श्रेणी क्रम में है तो जिसमें अगर 2 ओम में जाएगा जितना करंट उतना ही 3 ओम में जाएगा, उतना ही 5 ओम में जाएगा, धारा सेम जाएगा। तो V बराबर जो होता है I × R होता है।
आई यहाँ पर दिया हुआ है 4 एम्पियर, आर इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा 10 यानी 40 वोल्ट हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो जो यहाँ पर x जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो होगा जाएगा x-2 गुना 4 इक्वल टू -1, तो x -8 बराबर -1, तो x बराबर ही हो जाएगा, ये 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, किसमें प्लस में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। पादप विषाणुओं में क्या प्रायः होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी RNA। पादप विषाणु में RNA होते हैं। पादप विषाणु भी अन्य विषाणु की तरह अंतकोशिकीय परिजीवी को परिशोधित करते हैं। तंबाकू में पाए जाने वाले तंबाकू मोजोक वायरस पादप में खोजे जाने वाले पहला वायरस है। इनमें कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइबर। फाइबर जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिस पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व है जिनकी शरीर को वृद्धि और विकास के लिए काम में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। अपवर्तनांक की परिभाषा के अनुसार प्रकाशीय रूप से सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है। एक माध्यम एक के संदर्भ से दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक इस प्रकार परिभाषित होती है, किस तरह, μ21 बराबर v2/v1, जहाँ पर क्या होगा कि v1 माध्यम में प्रकाश की गति होगा और v2 माध्यम में प्रकाश की गति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक विद्युत ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स जो है वो कहलाती है। और किसी विद्युत चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन बी। विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ईस्ट द्वारा शर्करा के विलयन का किण्वीकरण किया जाता है जिसमें एथिल एल्कोहल बनता है। ईस्ट में जाइमेज एंजाइम होता है जिसके द्वारा किण्वीकरण की क्रिया होती है। इसका अगर हम देखते हैं C6H12 रिएक्शन देखते हैं, H12O6, और ये अगर मतलब जाइम्स है इसमें तो ये हो जाएगा बन के 2C2H5OH प्लस 2CO2 हो जाता है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिगर वाले जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ए। एक पासे की 2 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 और 5 यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन है 2 फलक अति डिस्क में पासे में, तो इसका 2 का विपरीत जो होगा वो 4 हो जाएगा। अब 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन होगा, तो 2 होगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा डी। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है। असंगत आकृति का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यदि दर्पण को दी गई प्रश्न आकृति की दाईं ओर रखा जाए तो कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के एकदम समान है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किसने की, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कतर में हुआ। यह फीफा कप अरब देश में होने वाला पहला विश्व कप था। फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो 21 मई 1904 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में की गई थी, और वर्तमान में इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा की जाएगी। और जो 2022 में था, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये कप जीता। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 ईस्वी में। कब किया गया था, तो मार्च 1931 में। कब मार्च, 5 मार्च को। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्माओं का मिलन कहा था।
गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा और यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट है, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो अगर घनाभ के आयतन अगर करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना क्या हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी वाई को पूरी तरह पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से दुगनी है। रेलगाड़ी वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सापेक्ष चाल देखना है। तो सापेक्ष चाल दोनों का जोड़ कर हो जाता है कितना, एक 58 से चल रहा है, एक 50 से चल रहा है, कितना हो गया 108 हो गया। और ये किलोमीटर पर घंटा है तो इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई तो 30 जो होता है 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहा है, तो निकल गया 480 मीटर तो दोनों का है। लेकिन पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, वो दिया हुआ x है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 2x है। तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 480 है बराबर ये 480 हो गया। अब यहाँ पर से x का मान निकल जाएगा तो x बराबर हमारे पास कितना हो गया, तो वो हो गया 160। एक का जो लंबाई हो गया 160 और रेलगाड़ी बाई का लंबाई हो गया 320। अब रेलगाड़ी बाई की चाल कितना हो गया, बाई की चाल जो हमारे पास है वो कितना था, तो 50 था, उसको 5/18 मीटर पर सेकंड से हम गुना किए हैं तो कितना हुआ था 125/9 मीटर पर सेकंड। अब रेलगाड़ी बाई की जो लंबाई है, बाई की लंबाई अब प्लस पुल की लंबाई, पुल की लंबाई बराबर कितना है 54 सेकंड में तय किया जाता है दूरी, कितना 54 सेकंड में। ये दिया हुआ है पुल की जो है 54 सेकंड में पार करता है, तो उसमें से तो रेल की बाई की लंबाई जो होगा रेल की वो भी होगा और पुल की लंबाई भी। तो इससे हो जाएगा 54 और गुना किस स्पीड से चल रहा था 125/9 से, यानी हमारे पास ये कितना आ जाएगा 750 मीटर, क्या हो जाएगा 750 मीटर आ गया। अब रेलगाड़ी बाई की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बराबर 750 मीटर आ गया और रेलगाड़ी बाई की लंबाई कितना है 320 है, ये है, तो पुल की लंबाई बराबर हमारे पास क्या होगा, तो 750 में से 320 घटा देंगे आ जाएगा 430 मीटर। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 15% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5958 है, जिसमें ब्याज दर हर 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। 8 माह बराबर हम लिख सकते हैं 8/12 यानी 2/3, 2/3 वर्ष है। चूँकि ब्याज 8 माह संयोजित होती है तो n बराबर जो होगा 2 गुना 3/2 बराबर 3 वर्ष हो जाएगा। दर बराबर जो हमारे पास है दर r बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 गुना 3/2 यानी ये भी 10% हो जाएगा, कितना 10%। अब 3 वर्ष के लिए CI परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 10 प्लस 3 गुना 10 गुना 10/100 और प्लस 10 गुना 10 गुना 10/1000 कितना हो जाएगा, सॉरी 10,000 हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा 30 प्लस 3 प्लस 0.1 बराबर 33.1%। ब्याज वार्षिक संयोजित होने पर CI परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 गुना 15/100 यानी 32.25%। यानी प्रश्न में 33.1% बराबर कितना दिया हुआ है, तो वो दिया है 5958। तो 132.25% बराबर कितना हो जाएगा, 132.25% बराबर, तो ये हो जाएगा सीधे इससे कर दीजिए 5958 बटा 33.1% और गुना कितना हो जाएगा 132.25। हमारे पास जो सोल्व करके आएगा काट पीट के 23,805, यही हमारा आ जाएगा 23,805, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा ये टाइम टेकन है। नेक्स्ट है अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है
तो उसे 10% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? माना कि जो विक्रय मूल्य है ना वो क्या है, x है। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो x गुना 100/100 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 5x/4। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा x गुना 100/100 माइनस 10 बराबर 10x/9। अब प्रश्न में कह रहा है 5x/4 माइनस 10x/9 बराबर 210, ये कह रहा है। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1512। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1512। नेक्स्ट है, एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो प्रश्न में कह रहा है कि 2πr बराबर कितना है, 1100। तो मान रख दीजिए 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 1100। r का मान जब यहाँ से निकालिएगा तो 175 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पादों x और y को पहचान कीजिए। एक दिया हुआ है, उसमें x और y को पहचान करना है। तो यहाँ पर जब इसे देखेंगे रिएक्शन में क्या हो रहा है, PbNO3 के होल ट्वाइस प्लस 2KI बराबर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PbI2 प्लस 2KNO3। यानी आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले दोनों अणुओं में से प्रत्येक के एक घटक का उत्पाद का निर्माण करने के लिए आदान प्रदान होता है, उसे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह पर वलयाकार पथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है। निम्न में से कौन समान अचर रहेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग का क्षैतिज घटक। वेग का क्षैतिज जो होगा वो अचर रहेगा। गेंद को पृथ्वी से ऊपर यू प्रारंभिक वेग पर अल्फा कोण पर फेंकने से उसका वेग जो है वो -gt से घटता है और महत्तम ऊंचाई पर उसका वेग जो है वो 0 हो जाता है। इस तरह के अगर देख सकते हैं, फेंकने पर ये यहाँ पर आकर रुक जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं हेयर लाइक पार्ट्स क्यों पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। इनमें कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C6H12। C6H12 चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है और यह किसका है, तो ये बेंजीन का क्या है, साइक्लोहेक्सोन है। क्या है ये, C6H12 है, यह साइक्लोहेक्सोन है। बेंजीन साइक्लोहेक्सोन है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। समान द्रव्यमान के दो पिंड h ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराई जाती है, उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ेगा। समान द्रव्यमान के दो पिंड में ऊंचाई की छत से गिराया जाता है तो उनकी मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल बढ़ेगा। अगर एक h1 बराबर हाफ GT1 स्क्वायर है और एक h2 बराबर हाफ GT2 स्क्वायर है, तो h1 माइनस h2 बराबर होगा हाफ GT1 के स्क्वायर माइनस T2 के स्क्वायर, यानी मध्य दूरी प्रोपोर्शनल टू समय के अंतर का वर्ग। यानी किसी वस्तु को ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराने पर उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो नियत रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। एक्स गुणसूत्र बड़ा और वाई गुणसूत्र छोटा होता है। एक्स गुणसूत्र जो होता है लंबा होता है और वाई गुणसूत्र छोटा होता है। एक्स जो है पुरुषों और महिलाओं दोनों में मौजूद रहता है, लेकिन वाई केवल पुरुष में मौजूद रहता है। एक्स अधिक मात्रा में जीन होता है, वाई में कम मात्रा में जीन होता है। एक्स अधिक मात्रा में डीएनए होता है और वाई में कम मात्रा में डीएनए होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है एमिनोपेप्टेज है, ट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टेज है और काइमेट्रिप्सिन है। ये सारे जो है वो एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो CO2 O2 की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है, सही है। पाइरूवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है जो एक 3 कार्बन अणु है, ये भी सही है।
एलिया बोली की दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है, ये भी सही है। श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, ये गलत है। यह स्टेटमेंट जो है वो गलत है। श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणों में मौजूद होता है, कथन गलत है। श्वसन वर्णक लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। 6 दोस्त है, GHI, JK और LE में सभी की लंबाई अलग अलग है। G केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। G जो है वो अन्य 2 दोस्तों से लंबा है। उसके बाद कह रहा है कि केवल I जो है केवल एक दोस्त से छोटा है, यानी I यहाँ पर होगा, इससे बड़ा कोई एक है। K जो है G से छोटा है, K जो है G से छोटा है लेकिन J से लंबा है। उसके बाद प्रश्न में है कि H L से छोटा है, H जो है वो L से छोटा है, तो यहाँ पर एक L होगा, इससे अगर छोटा है तो क्या होगा, यहाँ पर H हो जाएगा। तो सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो आंसर हो जाएगा JC हो जाएगा। कथन एवं तर्क का प्रश्न है कि गांव X के किसानों को उन फसलों की ओर रुख करना चाहिए जिनके लिए गन्ने की तुलना में सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। तर्क है, पिछले कुछ वर्षों से गांव में X में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है। दूसरा है, गांव X में किसानों की आय का मुख्य स्रोत पास के चीनी मिलों को गन्ने की फसल की बिक्री है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा B। 2 कथन का समर्थन नहीं करता है जबकि 1 जो है वो कथन का समर्थन करता है, आंसर हो जाएगा B। कथन का प्रश्न है, 5 व्यक्ति P, Q, R, S और T किसी पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य में कौन है, इसको बताने के लिए कौन सा, T के बाईं ओर Q है, P और T के मध्य में S है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 ऊपर के प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन D हो जाएगा। वाक्य है, 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। अनुमान, 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिख नहीं सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा D। केवल अनुमान 1 जो है वो निहित है। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, कह रहा है कि कुछ जो पुरुष है, ये कुछ पुरुष है जो कि सौम्य है, क्या है, सौम्य है। उसके बाद कह रहा है कुछ सौम्य जो है वो प्रेमी है, कुछ सौम्य है जो प्रेमी है, और सभी प्रेमी जो है वो क्या है, प्रतिबद्ध है। सभी प्रेमी जो है वो प्रतिबद्ध है, तो यहाँ पर हो गया प्रतिबद्ध है। ग्रीन वाले जो हो गया वो प्रेमी हो गया, और ये हो गया कौन सा, सौम्य हो गया, और रेड वाला जो हो गया वो पुरुष है। अब आइए निष्कर्ष में क्या है, तो कह रहा है कि कोई प्रतिबद्ध प्रेमी नहीं है, गलत है। कुछ सौम्य प्रतिबद्ध है, बिल्कुल सही है, और कुछ प्रतिबद्ध पुरुष है, ये गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो पालन करता है। देश के राष्ट्रपति को उनको पद से हटाने को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा C, महाभियोग। देश के राष्ट्रपति को उनको पद से हटाने को महाभियोग के रूप में जाना जाता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D, कोलकाता में स्थित है। मोहन बागान एथलेटिक क्लब फुटबॉल की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1889 ईस्वी में हुआ था। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप डुरंड कप है। यदि x, y, z 3 संख्याएं इस प्रकार है कि x + y = 13, y + z = 15, z + x = 16 है, तो x, y + xz बटा x, y, z का मान क्या हो जाएगा। जब इसे तीनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 × x + y + z बराबर कितना आ जाएगा, 44। तो x + y + z बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। अब x + y + z बराबर 22 हो गया। अब चूँकि y बराबर हम अगर 6 और z बराबर 9 रखते हैं, तो अब x y + xz बटा x y z को लिख सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए, y + z बटा x y z करते हैं, तो यहाँ से x कट जाएगा, y + z बटा हो जाएगा yz, यानी 6 + 9 बटा हो जाएगा 6 × 9 यानी 15/54। हमारे पास जो आ जाएगा कितना, 5/18। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा A। नेक्स्ट है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर जो हमारे पास है वो क्या है, 9 सेंटीमीटर,
तो भुजाओं वाले त्रिभुज के कोनों के छोटे से बड़े के क्रम में सजाए। अगर ये बी है, ए बी है, सी है, तो ये होगा 7, ये 8 और ये 9। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा सी बी है। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। 24, 68, 37 में से कितना घटाया जाए कि यह 13 से विभाज्य हो जाएगा। तो 13 से सबसे पहले इसे विभाज्य कीजिए। 24, 68, 37, अगर इसे एक बार में करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। यहाँ 11, 6 होगा, ये 104 हो जाएगा। 8 बार में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 और ये 8। फिर उसके बाद इससे करेंगे 9 बार में तो हो जाएगा 117। इसे जब करेंगे तो ये होगा 1, 1 कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। फिर ये 104 कितने बार में, 8 बार में करेंगे तो 104 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 97 आ जाएगा। फिर ये 91 से कटेगा तो कितना 6 होगा, यानी शेषफल 6 बच रहा है। अगर 6 घटा देंगे तो 13 से विभाज्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समानांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो एक स्पर्श रेखा ये है और इसके समानांतर एक और ही स्पर्श रेखा हो सकती है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो एक ही होगी, ऑप्शन है होगा। वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समानांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट है, रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल 126 हुए। तो यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं। तो यहाँ पर इसे कर देते हैं सोल्व कि अगर इंग्लिश और क्या कहा जा रहा है, इंग्लिश और साइंस में उसके 2:1 में है और इंग्लिश और मैथ में है 2:3 है। तो इंग्लिश अनुपात साइंस अनुपात मैथ कितना हो जाएगा, 2:1:3 हो जाएगा। तो हमारे पास अंग्रेजी से प्राप्तांक अंक जो कितना, टोटल तो 126 है, अंग्रेजी का वो इंग्लिश का 2 है, टोटल 2 + 1 + 3 कर देंगे। आंसर हमारे पास काट छाट के 42 आ जाएगा, ए हो जाएगा। तीसरी कक्षा थर्ड ऑर्बिट में कक्षाओं की कितनी संख्या है। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 9 हो जाएगा। अधोलिखित में कौन से विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं। कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता सही है, नियोसिन प्लाग्रा चर्मदा, कोबालामीन संघातिक रक्ताल्पता सही है, राइबोफ्लोविन बेरी ये गलत है। तो राइबोफ्लोविन में नहीं, B1 थायमिन के कमी से बेरी रोग होता है। अगला है 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो वह वस्तु किस प्रकार पानी में रहेगा। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी 50/20 ये हो जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वस्तु का घनत्व जो है वो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और यदि वस्तु का भार मानते हैं W1, वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का भाग W2 है, तो होता है कि W1 ग्रेटर देन W2, तो वस्तु जो है वो क्या हो जाएगा, वस्तु डूब जाएगा। अगर मान लें कि वस्तु का भार क्या है, W है, ये वस्तु है और ये W2 क्या है, वो किसका भार है, तो तरल का। उसी तरह अगर W1 ग्रेटर देन W1 लेस देन W2 हो तो वस्तु द्रव के ऊपर तैरेगा। इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, ये डूब जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। HCl, CH3, COOH, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2SO3। आंसर हो जाएगा ए, CH3, COOH और H2CO3 जो है ये दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, N2 + H2 2NH3। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक दूसरे से अभिक्रिया कराता है तो एक प्रतिफल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। N2 एवं H2 हैबर विधि द्वारा उच्च ताप एवं उच्च दाब पर अमोनिया का निर्माण करता है और हैबर विधि में लौह चूर्ण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। कौन सी कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्द्रवी जालिका। ये लिपोप्रोटीन्स की दोहरी झिल्ली की बनी होती है और इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच संबंध स्थापित करना है। अंतर्द्रवी जालिका कोशिका में कंकाल की भांति कार्य करता है तथा उसे यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है।
नेक्स्ट है उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। आंसर हो जाएगा ए, हमेशा सीधा तथा काल्पनिक होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। यदि एक्स की माँ बाई के पिता की इकलौती बेटी है तो बाई का पति एक्स का क्या हो जाएगा। क्या रहा है, एक्स की माँ, एक्स की जो है माँ कौन है, तो बाई की माँ बाई के पिता, बाई के कोई पिता होंगे, उसके इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। तो बाई का जो पति होगा, बाई का कोई पति होगा, वो एक्स का क्या होगा, तो ये होगा क्या, पिता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शाम के 4.52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा, तो वो होता है 11m/2 - 30h। जहाँ घंटा है, m जहाँ मिनट है, मान रख दीजिएगा 11 × 52/2 - 30 × 4, यानी हो जाएगा 286 - 120 = 166 मिनट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न आकृति से बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 रेखाओं की। कथन एवं अवधारणा के प्रश्न है कि ऊंचाई 5 फीट 6 इंच से 6 फीट के बीच होनी चाहिए फाइटर पायलटों की भर्ती के लिए एक शर्त है। अवधारणाएं, फाइटर पायलटों को आकर्षक होना चाहिए क्योंकि वे युवाओं के लिए आदर्श है। दूसरा, केवल कुछ शारीरिक प्रकार वाले लोग ही फाइटर प्लेन के कॉकपिट में फिट हो सकते हैं। और इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल अवधारणा सेकेंड जो ही है निहित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसे जब व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग इंच, फिर वर्ग फीट, फिर वर्ग गज, फिर एकड़, फिर हेक्टेयर। आंसर हो जाएगा डी। खाली स्थान को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी, बेस्तु बरस। बेस्तु बरस को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बेस्तु बरस या गुजराती नववर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। सिक्किम में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो वो है लोसांग। और लोसर लद्दाख में मनाया जाता है, बीसू केरल में, कंबाला कर्नाटक में और लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3rd में। भारत के संविधान के भाग 3rd में मूल अधिकार सन्निहित है। संविधान के भाग 3rd को भारतीय नागरिकों के स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये था रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3rd के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।